कैसे हैं आप लोग? दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप लोग को अब तक बिहार टेट में जो भी सीडीपी का प्रश्न पूछा गया है सभी को देखेंगे। इसमें 100% बिहार सुपर टेट में प्रश्न पूछने की संभावना होगी। आज के इस वीडियो में हम लोग 1 से लेकर कम से कम 400 प्रश्न देखेंगे। ठीक है, आपको पता है कि बिहार सुपर टेट में 30 सीडीपी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो 400 हम बता रहे हैं, जिसमें से 100% 20 से 25 क्वेश्चन इसी वीडियो में से रहेगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहला यहाँ पे प्रश्न हम लोग देखेंगे कि अनुदेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। बताना है कि अनुदेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। पहला ऑप्शन दिया गया है बालक का मानसिक विकास करना, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अनुदेशन का मुख्य उद्देश्य होता है बालक का जो मानसिक विकास होता है उसको विकसित करना। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे 2 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा अप्रेक्षित साधन नहीं है। बताना है कि निम्नलिखित में कौन अप्रेक्षित साधन नहीं है। ठीक है, तो याद रखना है स्लाइड जो होता है अपेक्षित साधन नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि अधिगम केंद्रित शिक्षण उपागम में क्या होता है। ठीक है, बताना है कि अधिगम केंद्रित शिक्षण उपागम में क्या होता है। तो याद रखना है शिक्षक जो होता है छात्रों की सहायता करता है, कि शिक्षक प्रदर्शन करते हैं, कि शिक्षक व्याख्यान करते हैं, कि शिक्षक उपयुक्त सभी करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अधिगम केंद्रित शिक्षण उपागम में शिक्षक जो होता है छात्रों की सहायता भी करता है, उसका प्रदर्शन भी करता है और उसका व्याख्यान भी करता है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न दिया 4 नंबर कि किशोरों के उचित विकास हेतु क्या करना चाहिए। किशोर जो होता है उस सबके उचित मतलब व्यवहार के लिए विकास के लिए हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है उसे कठोर परीक्षण देना चाहिए, तो नहीं, यहाँ पे कठोर निगेटिव वर्ड होता है, ये भी निगेटिव है। ठीक है, उसका उचित मार्गदर्शन करेंगे, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि निर्देशन सेवा समिति का काम है। बताना है कि निर्देशन सेवा समिति का काम क्या है। तो पहला ऑप्शन दिया है यहाँ पे विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं का सर्वेक्षण। दूसरा का दिया है कि समस्याओं का आकलन। फिर यहाँ पे सी नंबर दिया कर्मचारियों की योग्यता की जांच। डी नंबर दिया उपयुक्त सभी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्न परिभाषा किसकी है। बताना है कि जो ये परिभाषा नीचे दिया गया है किसकी है। सामाजिक अधिगम किसी चुनौती या समस्या से आरंभ होता है जिसके लिए कोई तत्कालिक और बना बनाया संसाधन नहीं होता है। बताना है कि यह परिभाषा जो है किसने बताया, तो याद रखना है मार्शल ने यह परिभाषा दी है। उसका नेक्स्ट प्रश्न है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना प्रारंभ की गई थी। बताना है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की योजना जो थी कब आरंभ की गई थी। तो पहला ऑप्शन दिया गया है श्यामपट देने के लिए। दूसरा का दिया है विद्यालय भवन बनाने के लिए, शिक्षकों की नियुक्ति के लिए, विद्यालय में अभावों को पूर्ति करने के लिए। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न देखेंगे निम्न कथन किस विद्वान का है। बताना है कि जो कथन दिया गया है कौन विद्वान दिए हैं। विज्ञान का काला में प्रयोग तकनीक है। बताना है कि विज्ञान का काला में प्रयोग जो है क्या है, एक तकनीक है। यह किसने बोला है। शिव के मिश्रा, कि डॉक्टर एस पी कुलश्रेष्ठ, कि प्रो तिलक राज, कि यहाँ पे डी नंबर दिया है ऑफिस। ठीक है, तो याद रखना है यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। विज्ञान का काला में प्रयोग तकनीकी ऑफिस ने कहा है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न दिया है कि अभिप्रेरण की प्रविधि नहीं है। बताना है कि अभिप्रेरण की प्रविधि इसमें से कौन नहीं है। तो आकांक्षा का स्तर, कि पुरस्कार एवं दंड, कि प्रगति के ज्ञान, कि विषय पर भाषण। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न दिया है यहाँ पे कि मेस्लो ने मानव आवश्यकता को कितने वर्गों में बांटा है। ठीक है, बताना है कि मेस्लो ने मानव आवश्यकता को कितने भागों में बांटा है। तो याद रखना है मेस्लो ने मानव की आवश्यकता को 5 भागों में बांटा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि अप्रत्यक्ष व्यवहार को फ्लेंडर के निम्न श्रेणियों में विभाजित
किया किया है। बताना है कि अप्रत्यक्ष व्यवहार जो है उसको फ्लेंडर ने कितने श्रेणियों में मतलब किन श्रेणियों में निम्न श्रेणियों में विभाजित किया है। तो याद रखना है छात्र भावना को स्वीकारना, कि प्रोत्साहन देना और छात्र विचार को मानना, कि प्रश्न पूछना कि इनमें से सभी। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि किसी शिक्षा के माध्यम से मानव को ईश्वर के समीप ले जाना चाहते थे। बताना है कि शिक्षा के माध्यम से मानव को ईश्वर के समीप ले जाना चाहते थे। यह कथन किसका है, मतलब कौन चाहते थे। तो याद रखना है डॉक्टर राधा कृष्ण जो थे शिक्षा के माध्यम से मानव को ईश्वर के पास लेके जाना चाहते थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि सीखने की एक निश्चित उम्र होती है। यह कथन किसका है। बताना है कि सीखने का जो एक सीखना जो होता है एक निश्चित उम्र तक होती है, यह कथन किसका है। तो याद रखना है यह बात असत्य है। सीखना जो होता है, विकास जो होता है, जीवन परिवर्तन चलता है। तो यह बात क्या है, गलत है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया है कि बालकों की दक्षता का मापन किया जाता है। बताना है कि जो बालक की दक्षता होता है उसका मापन किस तरह किया जाता है। तो तुलनात्मक विधि के द्वारा बालक की दक्षता का मापन करते हैं लोग। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि शिक्षक का कार्य छात्रों को उन विधियों की खोज करने में सहायता देना है जिनसे उनका अध्ययन उतना रोचक और सफल हो सके जितना कि संभव है। यह कथन किसका है। तो याद रखना है क्रो एंड क्रो ने इस बात को बताया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विकल्प शिक्षा के मूल्यांकन दोष से संबंधित नहीं है। यहाँ पे नहीं प्रश्न पूछा है, ठीक है। बताना है कि शिक्षा के मूल्यांकन दोष से संबंधित इसमें कौन नहीं है। तो याद रखना पुस्तक का समय पर न उपलब्ध होना यह कोई दोष नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पे कि शिक्षक का प्रत्येक छात्र के साथ पुत्रवत व्यवहार उसके किस गुण का सूचक है। कहने का मतलब यह है कि शिक्षक का प्रत्येक छात्र के साथ अपने पुत्र के जैसा व्यवहार करना चाहिए। यह शिक्षक का गुण किस चीज का सूचक है। तो मानवीय गुण का यह क्या है, एक प्रकार का सूचक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय शैक्षिक प्रसारण में सर्वाधिक उपयोगी साधन है। बताना है कि राष्ट्रीय शैक्षिक प्रसारण में सर्वाधिक उपयोगी साधन कौन है। तो याद रखना है दूरदर्शन। नेक्स्ट प्रश्न है कि सीखने की प्रक्रिया है। बताना है कि सीखने की प्रक्रिया जो है क्या है। तो याद रखना है व्यक्तिगत और सामाजिक एक प्रक्रिया है। सीखने की प्रक्रिया व्यक्तिगत और सामाजिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि निर्देशन है। बताना है कि निर्देशन क्या है। तो याद रखना है निर्देशन आधा भी है, प्राधा भी है और प्रक्रिया भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस परीक्षण में छात्र को सत्य और असत्य में उत्तर देना पड़ता है। बताना है कि किस परीक्षण में छात्र जो होता है उसको सत्य और असत्य में उत्तर देना पड़ता है। तो याद रखना है सत्य परीक्षण में। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे कि जॉन डीवी ने किस चिंतन को विचारात्मक चिंतन की संज्ञा दी। बताना है कि जॉन डीवी ने किस चिंतन को विचारात्मक चिंतन की संज्ञा दी थी। तो इसका ऑप्शन दिया है प्रत्यागात्मक चिंतन, तार्किक चिंतन। तो याद रखना यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जॉन डीवी ने चिंतन को विचारात्मक चिंतन की संज्ञा तार्किक चिंतन में दिए थे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि सामान्यतः कंप्यूटर को हिंदी भाषा में नाम दिया गया, ठीक है। बताना है कि सामान्य कंप्यूटर को हिंदी भाषा में किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखना है कंप्यूटर को हिंदी में हम लोग संगणक के रूप में जानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि एक अच्छे मूल्यांकन से ज्ञान होता है। बताना है कि एक अच्छे मूल्यांकन से ज्ञान होता है। कैसा ज्ञान होता है, तो विश्वसनीय और वैधता का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि शिक्षक सूक्ष्म शिक्षण कम समय कम छात्रों तथा कम प्रक्रियाओं की प्रविधि है। यह कथन किसका है।
बताना है कि सूक्ष्म शिक्षण कम समय, कम छात्रों और कम प्रक्रियाओं की प्रवृत्ति है, यह कथन किसका है? तो याद रखना है पीसी का यह कथन है। पीसी ने कहा है कि सूक्ष्म शिक्षण कम समय, कम छात्रों और कम प्रक्रियाओं की यह प्रवृत्ति है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया है कि रोटलर ने अपनी पुस्तक सोशल लर्निंग एंड क्लिनिक साइकोलॉजी कब लिखी? बताना है कि रोटल ने अपनी पुस्तक सोशल लर्निंग एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी कब लिखी थी? तो याद रखना है 1954 में रोटल ने अपना यह पुस्तक लॉन्च किए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, यह परिभाषा किसने दिया है? बताना है कि यह कथन किसका है कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। तो याद रखना है मैकाइवर ने बोला है कि समाज सामाजिक संबंधों का एक जाल है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे कि सेकेंडरी कक्षाओं की समस्या सारणी में सप्ताह में अध्यापन हेतु प्रावधान रखा गया है। बताना है कि सेकेंडरी कक्षाओं की समय सारणी में सप्ताह में अध्यापन हेतु प्रावधान रखा गया है। तो बताना है यहाँ पे 25 घंटा होगा कि 30 घंटा होगा कि 35 घंटा होगा कि 40 घंटा होगा। ठीक है, तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, 30 घंटा। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि समाज सेवा के क्षेत्र में अग्रसर है। बताना है कि समाज सेवा के क्षेत्र में अग्रसर कौन है? तो पहला ऑप्शन दिया है समाज सेवा संघ की सहकारी स्टोर की हॉबी क्लब की काउंटिंग। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम लोग यहाँ पे, ये थोड़ा प्रश्न साफ स्कैनिंग नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि निम्न में से कौन सा विचारक शिक्षा के व्यक्तित्व उद्देश्य का समर्थक नहीं है? बताना है कि मतलब शिक्षा के व्यक्तित्व उद्देश्य का समर्थक कौन नहीं थे? तो याद रखना है रॉस जो थे शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य का समर्थक नहीं थे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया है कि कंप्यूटर का भारत में सबसे अधिक उपयोग होता है। बताना है कि कंप्यूटर जो है उसका उपयोग भारत में सबसे अधिक किस कार्य में किया जाता है? तो याद रखना है व्यवसायिक कार्य में कंप्यूटर का उपयोग सबसे अधिक मात्रा में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक सफल प्रधानाचार्य को होना चाहिए। बताना है कि एक सफल प्रधानाचार्य को कैसा होना चाहिए? तो प्रेरक होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि शैक्षिक दूरदर्शन किस प्रकार का शिक्षण साधन है? बताना है कि शैक्षिक दूरदर्शन जो होता है किस प्रकार के शिक्षण साधन होता है? तो याद रखना श्रव्य दृश्य दोनों प्रकार के यह संसाधन होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग प्रश्न देखेंगे कि निम्न परिभाषा स्मृति स्तर के लिए किसने लिखी है? बताना है कि स्मृति स्तर के लिए यह परिभाषा किसने लिखा है कि स्मृति स्तर का सीखना तथ्ययुक्त सामग्री का स्मरण करना है, इससे अधिक कुछ नहीं। यह कथन किसका है? तो याद रखना है बिगी ने इस कथन को बताया था। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि निम्न में से कौन सा वस्तुनिष्ठ परीक्षणों का प्रकार नहीं है? बताना है कि इसमें से कौन वस्तुनिष्ठ परीक्षणों का प्रकार नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे लघुत्तरीय प्रकार के प्रश्न, तुल्य प्रकार के हो जाएगा, बहुविकल्पीय हो जाएगा, सत्य तथ्य हो ही जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न देखेंगे कि प्रकृतिवादी विचारक अनुशासन के किस दृष्टिकोण का प्रतिपादन करते हैं? बताना है कि प्रकृतिवादी विचारक अनुशासन के किस दृष्टिकोण का प्रतिपादन करते हैं? तो याद रखना है मुक्तियात्मक का। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे कि कल्पना का बाहुल्य लक्षण है। बताना है कि कल्पना जो होता है उसका बाहुल्य लक्षण क्या होता है? ठीक है, तो याद रखना है किशोरावस्था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है कि शैक्षिक के उद्देश्यों को वर्गीकृत किया जा सकता है। बताना है कि शैक्षिक उद्देश्यों को वर्गीकृत किया जा सकता है। तो याद रखना है ज्ञानात्मक, वर्णनात्मक और मनोज्ञानात्मक पक्ष में। ठीक है।
नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न दिया है कि उत्तम आदतों के विकास में कौन मनोवैज्ञानिक कारक हितप्रद सिद्ध हुए। बताना है कि उत्तम आदतों के विकास में कौन सा मनोवैज्ञानिक कारक हितप्रद साबित हुआ था। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन दिया गया यहाँ पे अध्ययन का निश्चित उद्देश्य होना, अध्ययन से संबंधित दत्त कार्य, फिर दिया यहाँ पे शीघ्र और सावधानी से पढ़ने का उद्योग उपयुक्त सभी। ठीक है, तो इसमें से हमारा राइट आंसर देगा इनमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसके अनुसार शिक्षा का प्रतिफल निकालना असंभव है। बताना है कि किसके अनुसार शिक्षा का प्रतिफल निकालना असंभव है। तो याद रखना है हार्बिनसन मैथ्स के अनुसार शिक्षा का प्रतिफल निकालना क्या है, असंभव है। नेक्स्ट प्रश्न है कि संसाधन केंद्रों द्वारा शिक्षण सामग्री का डॉट डॉट किया जा सकता है। बताना है कि संसाधन केंद्रों द्वारा शिक्षण सामग्री का डॉट डॉट किया जा सकता है। तो याद रखना है संग्रहण किया जा सकता है कि प्रचार प्रसार किया जा सकता है कि प्रशिक्षण किया जाता है कि उपयुक्त सभी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि शिक्षा के लोक व्यापारीकरण का प्रमुख बाधा है। बताना है कि शिक्षा के लोक व्यापारी का प्रमुख बाधा कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे देश में व्यापक जन जागृति का अभाव। नेक्स्ट है कि प्रयोग तथा निरीक्षण द्वारा सीखने पर जोर दिया था। बताना है कि प्रयोग और परीक्षण द्वारा सीखने पर जोर किसने दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जे रूसो ने प्रयोग और परीक्षण द्वारा सीखने पर बहुत ही ज़्यादा जोर दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किंडरगार्टन पद्धति का निर्माण किसने किया था। बताना है कि किंडरगार्टन जो पद्धति था उसका निर्माण किसने किया था। तो याद रखना फ्रोबेल महोदय ने किंडरगार्टन पद्धति का निर्माण किए थे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि शिक्षण में निहित होते हैं। बताना है कि शिक्षण में क्या निहित होते हैं। तो याद रखना है सांकेतिक व्यवहार कि क्रियात्मक कि शाब्दिक उपयुक्त सभी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है कि शाला के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एक शिक्षक अपने छात्रों में जिन गुणों का विकास करता है उसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन है। बताना है कि शाला के उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक शिक्षक अपने छात्रों में किन गुण का विकास करना सबसे महत्वपूर्ण मानेगा। ठीक है, तो याद रखना है छात्रों का बौद्धिक विकास और अधिगम का विकास करना बहुत ही जरूरी होगा। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न है कि जब तक छात्र ने सीखा नहीं, इसका तात्पर्य है शिक्षक ने पढ़ाया नहीं। ठीक है, इसका कथन क्या मतलब किसका कथन है कि जब तक छात्र ने सीखा नहीं, इसका तात्पर्य है कि शिक्षक ने पढ़ाया नहीं। तो यह कथन याद रखना है किलप्रैक्टिक का है। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा कि किसके अनुसार जब तक छात्र सीखा नहीं शिक्षक ने पढ़ाया नहीं, या किसका कथन है तो किलप्रैक्टिक का। नेक्स्ट प्रश्न है कि गिलेसर द्वारा प्रतिपादित शिक्षण प्रतिमान है। बताना है कि गेल्सर द्वारा प्रतिपादित शिक्षण प्रतिमान कौन है। तो याद रखना है आधारभूत शिक्षण प्रतिमान हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसका नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि समय सारणी का आधार होना चाहिए। बताना है कि समय सारणी का आधार कैसा होना चाहिए। तो याद रखना है छात्र केंद्रित। ठीक है, छात्र को हमको भगवान मान के चलना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न देखेंगे हम लोग कि शिक्षण प्रतिमान शिक्षण के सोचने की एक विधि है जो वस्तु के अंतर्निहित गुणों को परखने के लिए आदान प्रदान करती है। यह परिभाषा किसकी है। बताना है कि शिक्षण प्रतिमान शिक्षण के सोचने की एक विधि है जो वस्तु के अंतर्निहित गुणों को परखने के लिए आदान प्रदान करती है। यह परिभाषा किसका है। तो याद रखना हाइमन ने यह बात बताया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे कि निम्न में से कौन सा शिक्षण कौशल एलेन एवं रायन तथा पासी द्वारा अंकित शिक्षण कौशलों में शामिल नहीं है। बताना है कि कौन सा शिक्षण कौशल एलेन और
रान और पासी के द्वारा मतलब अंकित शिक्षण कौशल नहीं है। तो याद रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। व्यवहार परिवर्तन जो है एलन एलन और रायन और पासी के द्वारा अंकित शिक्षण कौशल नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न है उसके बाद कि निम्न में से कौन शिक्षण तकनीकी का प्रकार नहीं है। बताना है कि कौन शिक्षण तकनीकी का प्रकार नहीं है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है व्यवहार तकनीकी, बी नंबर दिया है दृश्य श्रव्य तकनीक। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दृश्य श्रव्य तकनीक जो है शैक्षिक तकनीक का प्रकार नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि अनुशासन विद्यालय का प्राण होता है। बताना है कि अनुशासन विद्यालय का प्राण होता है। यह कथन सत्य है कि असत्य है कि अर्ध सत्य है कि विवादास्पद है। ठीक है, बताना है कि अनुशासन जो होता है विद्यालय का प्राण होता है। तो यह बात बिल्कुल सत्य है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में कौन सी शिक्षण नीति की सही विशेषता है। बताना है कि निम्नलिखित में कौन सी शिक्षण नीति की सही विशेषता है। तो शिक्षण नीतियों का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि छात्रों के व्यवहार में विद्यालय द्वारा किए गए परिवर्तनों के विषय में प्रमाण को एकत्रित करना एवं उनकी व्याख्या करना ही मूल्यांकन है। यह परिभाषा किसने दिया है कि छात्रों के व्यवहार में विद्यालय द्वारा किए गए परिवर्तनों के विषय में प्रमाणों को एकत्रित करना एवं उनकी व्याख्या करना ये मूल्यांकन है। यह कथन कौन बताया है। तो याद रखना है किवलिन और हन्ना की यह कथन है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि प्रधानाध्यापक के निर्देशन संबंधित दायित्व है। बताना है कि प्रधानाध्यापक के निर्देशन संबंधित दायित्व क्या है। तो याद रखना है कि दिशा निर्देश की निर्देशन संहिता की जानकारी कि पूर्ण मूल्यांकन के उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। प्रधानाध्यापक जो होता है उनका दिशा निर्देश सही होना चाहिए, निर्देशन संहिता की जानकारी होना चाहिए और पूर्ण मूल्यांकन होना चाहिए। उसका नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे कि शैक्षिक तकनीक को 3 रूप में किसने विभाजित किया है। बताना है कि शैक्षिक तकनीक जो है उसको 3 रूप में किसने विभाजित किया है। तो याद रखना है लेमडेन ने इसको 3 भागों में विभाजित किया है। उसका नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रतिक्रियात्मक सिद्धांत आधारित है। बताना है कि प्रतिक्रियात्मक सिद्धांत जो है आधारित है, किस पर आधारित है। तो याद रखना है ईंट का जवाब पत्थर से देना के सिद्धांत पे यह आधारित है। तो हमारा पहला ही आंसर सही हो जाएगा। प्रतीकात्मक सिद्धांत का मतलब है ईंट का जवाब पत्थर के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे कि बालक के भय को दूर करने का सही उपचार है। बताना है कि बालक के भय जो होता है उसको दूर करने का सही उपचार क्या है। तो याद रखना है बालक को दंड देना तो नहीं, बालक को अकेला में छोड़ देना तो ये भी नहीं, बालक में आत्मविश्वास पैदा करना, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बालक को भय से दूर करने के लिए उसको सही उपचार क्या देना चाहिए, उसके अंदर आत्मविश्वास पैदा करना चाहिए, उसके अंदर आत्मविश्वास जगाना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि अधिकांश चार्ट्स का निर्माण किया जाता है। बताना है कि अधिकांश चार्ट्स जो होता है उसका निर्माण क्यों किया जाता है। तो याद रखना है ड्राइंग शीट पर इसका अत्यधिक निर्माण किया जाता है। लकड़ी के बोर्ड पर नहीं किया जाता है, कापा पर नहीं किया जाता, प्लास्टिक के प्लेट पर नहीं किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अधिकांश चार्ट्स का निर्माण जो होता है ड्राइंग शीट पे करना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है बालक के अपराधी होने का सर्वाधिक प्रमुख कारण क्या है। और कोई भी बालक है अपराधी हो रहा है तो उसका स्वाभाविक कारण क्या है, मतलब क्यों बालक अपराध कर रहा है। तो याद रखना उसके अंदर अनुशासनहीनता की कमी आएगा तो बालक अपराधी धीरे धीरे होने लगेगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया है यहाँ पे कि रिस्क ने छात्र की योग्यता के अंतर्गत किसको विशेष स्थान प्रदान किया है। बताना है कि रिस्क ने छात्रों को योग्यता के अंतर्गत किसको विशेष स्थान प्रदान किया है। समझ कर पढ़ने की योग्यता वाला को, तो ये बात बिल्कुल सही है।
विभिन्न प्रकार के शब्दकोशों का प्रयोग करने की योग्यता वाले, तो ये भी सही है। संक्षेप में लिखी हुई बातों को समझने की योग्यता, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है कि शिक्षण के स्तर पर विषय में कौन सा कथन सही है। बताना कि शिक्षण के स्तर पर कौन सा विषय सही है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है कि किसी भी विषय वस्तु को केवल, तो हम लोग देखते ही गलती करेंगे, आंसर ही नहीं होगा। कोई भी विषय वस्तु किसी भी स्तर पर पढ़ाया जा सकता है, तो ये भी बात गलत है, ये भी गलत है। अब मान के चलिए दूसरा तीसरा का बच्चा है, उसको 10वीं क्लास के सिलेबस पढ़ाया जाएगा, तो वो सही नहीं है, तो ये भी गलत है। एक विषय वस्तु को एक से अधिक स्तरों पर भी पढ़ाया जा सकता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है यहाँ पे कि समूह शिक्षण का अर्थ है। बताना है कि समूह शिक्षण जो होता है उसका अर्थ क्या होता है। तो एक शिक्षण द्वारा समूह में शिक्षण, कि शिक्षकों के एक समूह द्वारा एक साथ कक्षा में शिक्षण, तो यही हमारा बात बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे कि ज्ञान प्रदान करने की अपेक्षा शिक्षण कहीं अधिक है। बताना है कि ज्ञान प्रदान करने की अपेक्षा शिक्षण कहीं अधिक है, यह कथन किसका है। तो याद रखना है, जोसेफ लेंडन ने इस कथन को दिया है। उसका नेक्स्ट प्रश्न है कि सूक्ष्म शिक्षण की आलोचना का प्रमुख कारण क्या है। बताना है कि सूक्ष्म शिक्षण की आलोचना जो है उसका प्रमुख कारण क्या है। तो कक्षा शिक्षण के लिए वास्तविक परिस्थितियां प्रदान न करना है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया है कि बाल केंद्रित शिक्षा में किस प्रकार के मूल्यांकन को उचित माना गया है। बताना है कि बाल केंद्रित कक्षा शिक्षा में किस प्रकार के मूल्यांकन को उचित माना गया है। तो सर्वांगीण विकास, मतलब बच्चा को चारों तरफ से विकसित कर देना है, उसके अंदर विकास पैदा कर देना है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि जब कोई छात्र अपने सामने कुछ आदर्श रखकर उन पर चलने का प्रयत्न करता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो याद रखना है, आत्म अनुशासन कहते हैं, ठीक है। वैसे बच्चों को हम लोग क्या बोलेंगे, आत्म अनुशासन वाला बच्चा उसको बोलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि समस्यात्मक बालक का व्यवहार है। बताना है कि समस्यात्मक जो बालक होता है उसका व्यवहार कैसा होता है। तो असाधारण होता है, अच्छा नहीं होता है, ना खराब होता है, ना साधारण होता है, असाधारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम लोग कि खुली पुस्तक परीक्षा में अधिक जोर दिया जाता है। बताना है कि खुली पुस्तक परीक्षा में अधिक जोर किस पर दिया जाता है। तो किताबी ज्ञान पर, कि किताबी तर्क पर, कि अधिगम के व्यवहारिक पक्ष पर, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि समस्या समाधान किसी लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा डालती प्रतीत होती है, कठिनाइयों पर विजय पाने की प्रक्रिया यह बाधाओं के बावजूद सामंजस्य करने की विधि है, यह कथन किसका है। तो याद रखना, स्किनर महोदय ने बताया कि समस्या समाधान किसी लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा डालती है या प्रतीत होती है, कठिनाइयों पर विजय पाने की प्रक्रिया है, यह बाधाओं के बावजूद सामंजस्य करने की क्या है, विधि है, यह स्किनर महोदय ने बोला है। नेक्स्ट प्रश्न है कि शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर सर्वाधिक प्रयोग होता है। बताना है कि शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का सबसे अधिक प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो शिक्षण और अनुदेशन प्रक्रिया में किया जाता है, शिक्षण शोध पर कार्य में भी किया जाता है, शैक्षिक निर्देशन परामर्श में भी किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे कि संवेग चेतना वह अवस्था है जिसमें भावनात्मक तत्व की न्यूनतम होती है, भावनात्मक तत्व की न्यूनतम होती है, यह कथन है। बताना है कि संवेग चेतना वह अवस्था है जिसमें भावनात्मक तत्व की न्यूनतमता होती है, यह कथन क्या है, सत्य है कि असत्य है। तो याद रखने यह बात बिल्कुल गलत है, मतलब असत्य है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पाठ्य वस्तु की प्रणाली का कौन सा घटक है। तो याद रखना है आधार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकाशवाणी जनसंचार का एक माध्यम है। बताना है कि आकाशवाणी जनसंचार का एक माध्यम है। तो याद रखना यह
एक अनावश्यक माध्यम है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे कि अनुशासन स्थापन के नकारात्मक साधनों में आते हैं। बताना है कि नकारात्मक साधनों में कौन आते हैं। तो याद रखना है शिक्षण, अभिभावक, सहयोग और आर्थिक दंड से सहयोग। ठीक है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखेंगे कि संगोष्ठी विधि में शिक्षण विधि का स्वरूप क्या है। संगोष्ठी विधि में शिक्षण विधि का स्वरूप क्या है। तो कक्षा का वर्गों में विभाजन, की आपसी चर्चा, की शिक्षण द्वारा अंत में ज्ञान, की उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है कि बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। बताना है कि बुद्धि जो होता है उसका अधिकतम विकास कैसे होता है। तो याद रखना है किशोरावस्था में जो बुद्धि होता है सबसे अधिक मात्रा में किशोरावस्था में बढ़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि शिक्षा प्रक्रिया में दो सक्रिय बिंदु होते हैं। बताना है कि शिक्षा प्रक्रिया में दो सक्रिय बिंदु कौन होता है। तो याद रखना है शिक्षण और अधिगम, यह दोनों शिक्षा प्रक्रिया में दो सक्रिय बिंदु होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी अभिप्रेरणा प्रविधि छोटे बच्चों के लिए उपयुक्त है। मतलब सबसे अधिक उपयुक्त है। तो याद रखना है पुरस्कार, छोटे बच्चों को पुरस्कार दिया जाता है तो बच्चा क्या करता है, पढ़ने में मन लगाता है, अच्छा से पढ़ता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे कि प्रतिपुष्टि प्रणाली की स्थापना कब और कहाँ हुई थी। बताना है कि प्रतिपुष्टि प्रणाली की स्थापना जो है कब और कहाँ हुई थी। तो याद रखना सन 1950 में इंग्लैंड में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। दोस्तों आज हम लोग कम से कम 1 से 50 प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, सीडीपी का लगभग 1000 प्रश्न हम लोग देख लेंगे तो बिहार सुपर टेट के लिए एकदम रामबाण हो जाएगा। ठीक है, इससे मतलब बाहर बिहार सुपर टेट में 100% प्रश्न नहीं आएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ पे 1 से 1 नंबर की अनुदेशन तकनीकी के विकास का श्रेय है। बताना है कि अनुदेशन जो तकनीक है उसका विकास का श्रेय किसको दिया जाता है। तो बूनर और ग्लेसर को अनुदेशन तकनीकी के विकास का श्रेय दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि शिक्षा के उद्देश्य की अपेक्षा अनुदेशन का लक्ष्य क्या है। तो याद रखना है सीमित। ठीक है, शिक्षा के उद्देश्य की अपेक्षा अनुदेशन का लक्ष्य क्या है, सीमित होता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि जन संचार माध्यम की विशेषता है। बताना है कि जन संचार माध्यम की विशेषता क्या है। तो याद रखना है एक ही समय में अनगिनत व्यक्तियों के साथ संप्रेषण। ठीक है, यही हमारा क्या है, जनसंचार माध्यम की विशेषता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि पत्राचार शिक्षा में कितने नाम और प्रचलित है। बताना है यहाँ पे कि प्रचार शिक्षा में कितने नाम और प्रचलित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी 6। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि भारत में सर्वप्रथम किस योजना के अंतर्गत बाल केंद्र शिक्षा पर बल दिया गया। तो याद रखना है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 योजना के तहत बाल केंद्र शिक्षा पर बल दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि संस्थागत नियोजन क्रिया क्रियान्वयन में सर्वाधिक महत्व है। तो याद रखना है व्यूह रचना का सर्वाधिक महत्व है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे कि उचित ध्यान दिए जाने पर पिछले बालक भी शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति कर सकते हैं, यह कथन किसका है। तो याद रखना स्टोन्स ने बताया है कि उचित ध्यान दिए जाने पर पिछड़े बालक भी क्या कर सकता है, शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी भी प्रणाली के मुख्य घटक होते हैं। बताना है कि किसी भी प्रणाली के मुख्य घटक क्या होता है। तो याद रखना है आधा, प्रक्रिया, प्रारूप। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है कि नक्शे सर्वाधिक प्रयुक्त होते हैं। बताना है कि नक्शा जो होता है सर्वाधिक प्रयुक्त कहाँ होता है। तो भूगोल पढ़ाने में नक्शा का प्रयोग सबसे अधिक मात्रा में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि कामुकता के
जागरण की आवश्यकता है। बताना है कि कामुकता के जागरण की अवस्था किसको कहा जाता है। तो किशोरावस्था को किशोरावस्था में बच्चों में कामुकता ज्यादा आती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि शाला नियोजन का प्रमुख लक्ष्य क्या है। बताना है कि शाला नियोजन का प्रमुख लक्ष्य क्या है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे कि शिक्षकों के कार्यभार में वृद्धि करना, कि छात्रों की समस्या का निदान करना, कि प्रधानाध्यापक के दायित्वों में कमी करना, कि विद्यालय की आवश्यकताओं की पूर्ति करना। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। शाला नियोजन का प्रमुख लक्ष्य विद्यालय की आवश्यकताओं की पूर्ति करना। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है कि प्रतिभावान बालकों में निम्नलिखित एक गुण नहीं है। बताना है कि प्रतिभावान बालक जो होता है उसमें कौन सा गुण नहीं होता है। तो याद रखना है बातूनीपन नहीं होता है। जो भी प्रतिभावान बालक होता है, ठीक है, उसमें बातूनीपन नहीं होता है। वह ईमानदारी, कार्यनिष्ठा और समय की पाबंदी पर अपना कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बालक के स्वास्थ्य की दशा का उसकी संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं से क्या होता है। तो याद रखना घनिष्ठ संबंध होता है। बालक के स्वास्थ्य की दशा का उनकी संवेदनात्मक प्रतिक्रियाओं से घनिष्ठ संबंध होता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रशिक्षण कार्यक्रम में निर्देशन आवश्यक है। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है, प्रशिक्षित प्रशिक्षार्थी निर्देशन कर सकेंगे, कि पाठ्यक्रम बना सकेंगे, कि छात्रों की समस्याओं को पहचान सकेंगे। तो उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन सत्य है। बताना है कि इसमें से कौन सा सत्य है। पहला ऑप्शन दिया गया है कि प्रेक्षण से व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन होता है। ठीक है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के हम इस वीडियो में यहीं तक रहने दे रहे हैं। ठीक है, कल इसके आगे हम लोग 123 के आगे देखेंगे लोग। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। हम इस वीडियो में लगभग क्या करेंगे, 1000 प्रश्न देखेंगे। कल इसके आगे प्रश्न को देखा जाएगा।